गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। जैसा कि बच्चों आपको पता था कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में विद्युत बल रेखाएं करा दी थी। आज हम आपको विद्युत बल रेखाओं के गुण कराएंगे, है ना? तो आइए देखते हैं। विद्युत बल रेखाओं के गुण। सबसे पहला गुण, यह है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर क्या होती हैं? खत्म होती हैं। पहला गुण ये है, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये पहला गुण है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये विद्युत बल रेखाएं, पेपर में आता है। तो विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है, कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है, वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। दूसरा गुण क्या है? यदि बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा, यदि आप बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींचें, क्या खींचें? स्पर्श रेखा खींचें। अगर आप बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींचें तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तीसरा गुण देखें, दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। यदि वो एक दूसरे को काटेंगी तो जिस बिंदु पर काटेंगी, उनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। यदि वे एक दूसरे को काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आ चुकी है। तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है ना, ये तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। चलिए फिर आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, जिन स्थानों पर विद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं या विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है, उन स्थानों पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। जिन स्थानों पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है यानी विद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं, उन स्थानों पर विद्युत क्षेत्र प्रबल। विद्युत बल रेखाएं सघन हो, कैसी हो? सघन हो तो विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। और जिन स्थानों पर विद्युत बल रेखाएं विरल हो, अर्थात दूर दूर हो, जहां पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर हो, उनकी संख्या कम हो, तो वहां विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? दुर्बल होता है। ठीक है, पांचवा गुण क्या है? पांचवा गुण ये है कि अगर जैसे मान लो अगर विद्युत बल रेखाएं किसी भी पृष्ठ से लंबवत उत्सर्जित होती हैं और लंबवत ही प्रवेश करती हैं, लंबवत बनाते हुए जाएंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी और रेडियल इनवर्ड होंगी, यानी ये लंबवत निकलेगी, लंबवत आएंगी, तो विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत ही आती हैं। ठीक है, और छठा गुण क्या है? छठा गुण पढ़ा है उदासीन बिंदु, पहले से पढ़ते थे।
उदासीन बिंदु क्या चाहिए सर? अगर आप धनावेश ले लें तो धनावेश की वजह से ऐसी तो आएगी बल रेखा, यानी विद्युत बल रेखाओं में ऐसा बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ही नहीं होती, यानी विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है। विद्युत बल रेखाओं में ऐसा बिंदु जहां विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? अनुपस्थित, उपस्थिति ना हो, क्या कहलाता है वो आपका? उदासीन बिंदु। विद्युत बल रेखाओं में ऐसा बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, प्रेजेंट ही ना हो, वो कहलाता है उदासीन बिंदु। 7वां पॉइंट क्या है? यदि विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत सिकुड़ने की कोशिश करें, देखिए सीधी जाती लेकिन ये ऐसे सिकुड़ गई। यदि विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत सिकुड़ने की कोशिश करें तो ये आकर्षण को व्यक्त करती हैं। किसको व्यक्त करती हैं? आकर्षण को। और यदि विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत फैले, जैसे यहां देखिए, अगर बल रेखाएं लंबाई के लंबवत फैले, दूर दूर हो, तो ये प्रतिकर्षण को व्यक्त करती हैं। ठीक है। और विद्युत बल रेखाएं जो है वो एक 8वां, ये एक ओपन कर्व है। ओपन कर्व यानी खुला वक्र है। भाई आप धनावेश को ऋणावेश से अलग कर सकते हैं। आपको याद होगा जब आप 10th क्लास में चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं तो वहां आपको ये बताया जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र है। उसका रीजन ये है कि चुंबक में से N और S को आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो कर सकते हैं। तो ये एक ओपन वक्र, ओपन कर्व यानी खुला वक्र है। और 9वां पॉइंट जो है वो वैसे आपको तीसरे चैप्टर में समझ में आएगा कि समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत होती हैं। कोई समविभव पृष्ठ होता है ना, उस पर बल रेखाएं लंबवत होती हैं सदैव। समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत होती हैं। तो ये बच्चों आप लोगों के गुण थे, जिससे विद्युत बल रेखाओं से संबंधित आपके गुण थे। ठीक है। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है और वो है विद्युत द्विध्रुव। बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर में आया है। ठीक है, आइए विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है सर? जब परिमाण में समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित हों तो इस व्यवस्था को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे एक तरफ तो आपका इधर मान लीजिए -q आवेश है, यहाँ आपका +q आवेश है, और यदि ये आपस में एक दूसरे से अल्प दूरी पर, बहुत कम दूरी पर हो, तो ये जो व्यवस्था है ये द्विध्रुव कहलाती है। इसके बाद द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है सर? विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण, विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। P बराबर किसी का भी परिमाण ले लो। भाई आवेश का परिमाण तो बराबर नहीं है, एक प्लस में एक माइनस में, तो उससे क्या होगा? और बीच की दूरी है 2a, तो q × 2a ये हो गया सर आपका क्या? द्विध्रुव आघूर्ण। क्या हो गया आपका ये? द्विध्रुव आघूर्ण। हाँ, द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋणावेश से धनावेश की होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है बच्चों, वो माइनस से प्लस की ओर होती है, यानी ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव। और
ये एक सदिश राशि है, मात्रक इसका बताया था मैं, इसका मात्रक है कूलाम इंटू मीटर, और विमा जो होगी इसकी m0, L1, T1 और A1, ये इसकी विमा होगी, ठीक है, ये इसकी विमा होगी विद्युत आघूर्ण की, और ये विद्युत द्विध्रुव की व्यवस्था है, ठीक है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी हमने 2a ली है, क्योंकि बताता हूं मैं वो 2a क्यों लिया है अपन ने, और इसका सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है वो डिवाई होता है, ठीक है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डिवाई होता है। मैं बताऊं इसकी दूरी, इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है। तो सारी गणनाएं द्विध्रुव के केंद्र से की जाती है। कहां से की जाती है? केंद्र से। जब हम सारी गणनाओं को द्विध्रुव के केंद्र से करते हैं तो फिर ये आधार लेना हमको सुविधाजनक रहता है, क्योंकि एक तरफ भी एक तरफ भी एक, तो आसानी रहती है हमें सॉल्व करने में। बस ये फायदा है इसको बीच में से लेने का, ठीक है। तो देख लीजिए, अब हम आपको चालू करा रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है द्विध्रुव के अक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं इसको साफ कर रहा हूं, ढंग से देखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, पेपर में आने लायक टॉपिक है। आने लायक टॉपिक है क्या? आता भी है पेपर में। देख, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमको विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, माना एक विद्युत द्विध्रुव है AB, मान लीजिए आपका एक विद्युत द्विध्रुव है AB, जिसके बीच की दूरी कितनी है? 2a। A पर हम -q आवेश लेंगे और B पर हमेशा +q। वैसे तो कोई ऐसा कुछ नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है कि साहब A पर नहीं ले सकते या +q ले सकते हैं, पर हम जानते हैं ना द्विध्रुव की दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है, इसलिए स्टार्टिंग ही ऋण आवेश से करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। सबसे पहले तो बच्चों अक्ष क्या होती है? अक्ष सुनो, देखो धनावेश और ऋणावेश से होकर जाने वाली रेखा द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। ये भाई साहब द्विध्रुव की अक्ष होगी, कहीं पर भी ले लेना। ये अक्ष पर एक बिंदु है P, द्विध्रुव के बीच में नहीं होगा, धनावेश और ऋणावेश से होकर जाने वाली रेखा पर होगा। अब गणनाएं केंद्र से होती हैं, कहां से होती हैं? केंद्र से। तो O से r दूरी पर बिंदु P है, O से r दूरी पर क्या है? बिंदु P। तो +q आवेश के कारण निकालते हैं पहले, है ना। तो देखिए ढंग से देखना बेटा, +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आएगी E1 बराबर, E1 बराबर क्या होती है? KQ, KQ पर R स्क्वायर होता है। अब +q आवेश की बिंदु P से दूरी ये है बेटा, कितनी दूरी होगी? देखो पूरे की तो 2a है, केंद्र से गणना हो रही है, दिख रहा है केंद्र से बिंदु P की दूरी r है, और हमें BP चाहिए, तो BP स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? BP स्क्वायर। और धनावेश से आपको पता ही है बल रेखाएं निकलती हैं, तो विद्युत क्षेत्र कहां लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा, E1। उसकी डायरेक्शन होगी B से P। देखो मैंने क्या समझाया इसको,
ढंग से हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी KQ/R²। तो KQ आ जाएगा और प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी होगी BP², और धनावेश से बल रेखाएं निकलती हैं तो B से P होगी। अब हम जानते हैं BP बराबर क्या होगा। BP बराबर है R-A। तो E1 बराबर क्या आएगा, वेक्टर है सदिश राशि, E1 बराबर आएगा KQ/R-A² और डायरेक्शन है B से P। समीकरण नंबर 1। बिल्कुल इसी तरीके से आप माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वेक्टर बराबर कितना होगा KQ, और माइनस Q आवेश की दूरी कितनी होगी इससे, ये तो R माइनस A आपने लिख दी थी। माइनस Q आवेश की दूरी यहां से काउंट होगी, ये लो सर, माइनस Q आवेश की दूरी होगी R+A, और माइनस Q आवेश के कारण बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं। कहां आती हैं, अंदर की तरफ, तो वो कितनी होगी E2। डायरेक्शन का खेल है भाई, सदिश राशि है, दिशा का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। E2 बराबर होगा AP² और डायरेक्शन होगी P से A होगी डायरेक्शन, और AP बराबर क्या होगा, AP बराबर होगा R+A। तो E2 वेक्टर बराबर क्या होगा KQ/R+A² और डायरेक्शन है P से A। ये समीकरण नंबर 2 होगा। तो आपने धनावेश के कारण भी निकाल ली, आपने ऋणावेश के कारण भी निकाल ली, दोनों आवेशों के कारण आपने बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। पर हमें तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। कुल का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, कुल का मतलब वैसे तो योग होता है, पर ये आप यहां देख रहे हैं कि एक तो आप देख रहे हैं कि साहब एक तो बाहर E1 तो बाहर की तरफ है, E2 अंदर की तरफ है। अब बोर्ड को साफ करना पड़ेगा ना। हाँ, तो इसको देख लो बच्चों, फिर हम बोर्ड साफ कर रहे हैं। एक बार कहीं कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को, देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ उसको, क्योंकि अब ब्लैक बोर्ड साफ होगा, बोर्ड साफ होगा तभी लिखा जाएगा। चलिए, डायग्राम साफ नहीं होगा क्योंकि डायग्राम में तो पता ही नहीं चलेगा ना करना क्या है। अब हमें बताना है परिणामी विद्युत क्षेत्र। क्या बताना है हमें, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या है, E वेक्टर बराबर कौन ज्यादा है, E1 के E2, कौन सी ज्यादा बताइए, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालनी है, E कौन सी ज्यादा है, E1 के E2। देखो E1 ज्यादा है क्योंकि उसमें R-A का डिवाइड हुआ था, और मोड निकालना, दिशा बाद में लिखेंगे। तो मोड ऑफ E1 वेक्टर माइनस मोड ऑफ E2 वेक्टर। क्यों E1 ज्यादा क्यों है, अरे E1 तो ज्यादा होनी थी क्योंकि उसमें R-A का भाग लगा है और E2 में R+A का भाग लगता है। तो मोड ऑफ E वेक्टर बराबर क्या आएगा, E1 में क्या लिखोगे, KQ/R-A² माइनस KQ/R+A²।
के क्यू बाहर ले लो, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, मोड ऑफ ई वेक्टर बराबर है। तो अपन यहाँ पे और सॉल्व करते हैं। मोड ऑफ ई वेक्टर बराबर के क्यू तो बाहर है ही आपका, इसको सॉल्व करते हैं। नीचे आपका आएगा भाई साहब r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा r प्लस ए का स्क्वायर माइनस के r माइनस ए का स्क्वायर, है ना। और इसको फिर सॉल्व करते हैं। ई वेक्टर बराबर के क्यू, इसको सॉल्व कीजिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r ए प्लस बी के होल स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2r ए। आप अपने इसका अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है ना। a माइनस बी ए प्लस बी, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी क्या होगा होल स्क्वायर। ये दोनों तो कैंसिल हो गए भैया। ई वेक्टर बराबर क्या आएगा, के क्यू इंटू 4ra और नीचे क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, के क्यू इंटू 2a ब्रैकेट में इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है कि q इंटू 2a दो आगू हो जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा q इंटू 2a, e वेक्टर बराबर आएगा kp इंटू 2r और नीचे आ जाएगा r4 और इसको कैंसिल कीजिए तो 2kp अपॉन r3। तो ये होगा ई अक्ष लिख सकते हो, मोड निकाला है मैंने बेटा, सिर्फ क्या निकाला है मोड। ई अक्ष बराबर होगा 2kp अपॉन r। तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये आपका एक तरह से क्या होगा व्यंजक होगा, समीकरण होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। और आप जब तक इसको एक दो बार वीडियो को देखकर इसे करेंगे नहीं, ये आपकी समझ में भी नहीं आएगा। एक दो बार आपको कम से कम इसकी क्या करनी होगी बच्चों, प्रैक्टिस करनी होगी। तो आज के लिए बहुत है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।